हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में एक सरकार की क्या भूमिका होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ चुके हैं, कुछ पिन पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पिन पॉइंट है इंडिया एम्ब्रेस्ड एन इकोनॉमिक मॉडल विच हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म and socialism. The policymakers is called a model, a mixed economy. बहुत ही बेसिक, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, जो अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो इकोनॉमी है, दैट इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, कुछ देश ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मिक्स्ड का और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का क्या मतलब है। कोई भी देश, अगर जिस देश में जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो काम धंधा है, वो अगर प्राइवेट वाले ज़्यादा ओन कर रहे हैं, ओके, तो वो देश कहलाता है एक कैपिटलिस्टिक कंट्री। ओके, वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बड़े बड़े बिजनेस, ठीक है, एयरपोर्ट, रेलवे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ज़्यादातर प्राइवेट वाले ही हैंडल कर रहे हैं, या सभी प्राइवेट वाले हैं। तो उस तरह का देश है कैपिटलिस्टिक कंट्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। दूसरा हमने पढ़ा सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक मतलब ऐसा देश जहाँ पर सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट वहाँ की होल्ड करती है। ओके, सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री नहीं है। ओके, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं यूएसएसआर एक टाइम पे। ओके, ऐसा हुआ करता था। तीसरा जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है, दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द एडिशन ऑफ दीज टू थिंग्स। हमारे देश इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, ठीक है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो अगर केवल प्राइवेट होते तो हम क्या कहलाते, कैपिटलिस्टिक। अगर केवल सरकारी होते तो हम क्या कहलाते, सोशलिस्टिक। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट प्लस पब्लिक है तो हम क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड। ओके, सो द टाइप ऑफ इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको समझ में आ गया कि इंडिया के पास फीचर्स हैं दोनों के ही। अब अगर आप मिक्स इकोनॉमी बन रहे हो तो आपके पास दोनों के फीचर्स आएंगे, प्राइवेट वालों का फ़ायदा नुकसान भी आएगा, पब्लिक का भी फ़ायदा नुकसान आएगा। ओके, तो आपको दोनों के फीचर्स मिल रहे हैं और ये में समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग सच अ हाइब्रिड मॉडल वॉज टू रेज पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। क्यों हमारे पॉलिसी फ्रेमर्स ने ऐसा मॉडल ऑप्ट किया, क्यों कैपिटलिस्टिक या क्यों सोशलिस्टिक ऑप्ट नहीं कर लिया? इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों का, इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। जब भी कभी वेलफेयर की बात आती है, आपको एक बात याद रखनी है, वेलफेयर हमेशा पब्लिक सेक्टर करेगा, सरकार हमेशा वेलफेयर करेगी, कभी प्राइवेट एंटिटीज़ वेलफेयर नहीं करते। प्राइवेट एंटिटीज़ क्या करते हैं, इनकम अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो वो इनकम इनइक्वालिटी को कम करेगा और इनकम इक्वालिटी को बढ़ोतरी देगा। Third is India embraced an economic model that uniquely combines free market capitalism with that state intervention is essential sectors of the economy. तो इंडिया ने ऑप्ट करा है मिक्स्ड सिस्टम, मतलब कैपिटलिज्म भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी ना करने लगे, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन भी है, मतलब सरकार भी वहाँ पर दखल दे सकती है, गवर्नमेंट इज़ इक्वली इन्वॉल्व्ड। The record of India's successive governments in providing social welfare is at its best mediocre. सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है सोशल वेलफेयर पर, बहुत सारी स्कीम्स लाना, ये योजना, वो योजना, गरीब कल्याण योजना, सड़क योजना, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। The government must build a comprehensive welfare state with a strong emphasis on redistribution of resources to poor along with provisions of social services, public health, education, equitable institutions, unemployment benefits, old age pensions, finance through taxation. सरकार इतना सारा काम करती है, जो भी चीज़ें करती है वो हमारे लिए। तो हमारा क्या एक सजेशन है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव स्टेट, मतलब एक वेल वर्स्ड एक स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है अपने देश को। ऐसा स्टेट बनाना है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज गरीबों को भी मिले, सारी चीज़ें अमीर ना यूज़ कर ले। मतलब इंडिया में क्या है, इंडिया में तो यही है ना, अमीर इज़ गेटिंग मोर अमीर एंड पुअर इज़ गेटिंग पुअरर,
इंडिया इज़ वेरी रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। तो सारे पैसे कहाँ पर हैं? पैसे जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जो भी सोशल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ, हॉस्पिटल वगैरह बनाइए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा करिए, इंस्टीट्यूशंस इनफ बनाइए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करिए, जो भी आपके देश में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सही करिए। इन टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट मस्ट डू अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। सरकार को भी ज़रूरत है बहुत सारा खर्च करने के लिए। किसके ऊपर खर्च करेगा? आम जनता के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन कैपिटल पे एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मतलब आप अपने यहाँ के लेबर्स को, जो भी आपके यहाँ मैन है, उसके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करिए, काम करिए, मेहनत करिए। On job creation front, the government must adopt a judicious mix of labor market institution that includes a fairly flexible labor market allowing easy hiring and firing of employees, along with strong labor associations to safeguard the interest of employees. क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ही चीप है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेबर भी बहुत ईजिली मिल जाता है आपको। तो इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत है अपने लेबर्स को एक फैसिलिटी देना, और उनकी जो लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कोई भी लेबर ऐसे 100-200 रुपये पे काम ना करने लग जाए, ठीक है, उनका एक प्रॉपर मार्केट बनाइए जहाँ पर ईजी हायरिंग हो सके, फायरिंग हो सके, मतलब जॉब से निकाल देना, जॉब पे रख लेना, और एक लेबर का एसोसिएशन भी बने, ओके, ट्रेड यूनियंस बने जो कि लेबर के बिहाफ पर, लेबर के राइट्स के लिए बिजनेस ओनर से कभी कभी अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आ जाते हैं। सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्ट्रॉन्ग लेबर का होना ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, द गवर्नमेंट मस्ट एम्ब्रेस ग्लोबलाइजेशन। ओके, वो तो देश के अंदर की बात हो गई। देश के बाहर हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, मतलब ट्रेड करे, फॉरेन ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे, बट विद रिस्क शेयरिंग अप्रोच। ओके, अंधे होकर आपको इन्वेस्टमेंट या अंधे होकर आपको पैसे कहीं लगाने नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लगाना है। द गवर्नमेंट शुड टेक the risk arising out of globalization by training and skilling those who have suffered from the negative impact of globalization. Okay, the process of risk sharing will make globalization acceptable to all. Adopting the above features, इन फीचर्स को अडॉप्ट करके इंडिया अचीव कर लेगा हाई ग्रोथ अलॉन्ग विद हाई सोशल एम्बिशंस। ठीक, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट की हमको बेसिक एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि सरकार के क्या क्या अहम रोल हैं। लेकिन ये अहम रोल जो है ये 3 भाग में बटे हुए हैं। पहला भाग है एलोकेशन फंक्शन। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन एलोकेशन, मतलब पैसे को एलोकेट करना, ठीक है, पैसे को लगाना, यहाँ वहाँ स्पेंड करना। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन पब्लिक गुड्स, सरकार हमको कुछ पब्लिक गुड्स देती है, कुछ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज देती है जो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मार्केट नहीं है। ओके, इसको आप एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल डिफेंस पब्लिक पार्क, ठीक है, हमको जो सरकार डिफेंस हमको दिया हुआ है इंडिया को, ठीक है, जो पब्लिक के लिए पार्क वगैरह बनाए हुए हैं कि पार्क में जाकर आप बैठ जाओ, आराम से आप वहाँ पर सीट पर बैठो। नेशनल हाईवे जो हमको मिले हुए हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हैं हमारे पब्लिक गुड्स। ओके, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स। प्राइवेट सेक्टर ये हमें दे नहीं पाता, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट। तो इन चीज़ों में उसको प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये अब आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट गुड्स दे आर राइवल इन नेचर। ओके, पब्लिक गुड्स नॉन राइवल इन नेचर। राइवलरी का क्या मतलब? राइवलरी मीन्स इफ वन पर्सन कंज्यूम्स अ गुड देन इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। And private good like car, pen, mobile handset, if I own a car, then particular car is not available to any other person. Okay? प्राइवेट गुड्स कैसे होते हैं? राइवलरी नेचर होता है। अगर आपने उसको पैसे देकर खरीद लिया तो फिर वो आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं हो जाएगा। लेकिन जो पब्लिक गुड्स हैं ये सबके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस, जो डिफेंस है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती। ओके, अगर हाईवे बना हुआ है तो केवल हमारी गाड़ी के लिए नहीं बना, वो सबके लिए बना हुआ है। तो ये सरकार है, ये प्राइवेट एंटिटी है। दूसरा इसका एक और आप डिफरेंस देखिए, दे आर एक्सक्लूडेबल इन नेचर। एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। इफ समवन डज नॉट बाय अ मेट्रो टिकट, ही शी कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम राइडिंग। एक्सक्लूडेबल मतलब आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे अगर आपने वो चीज़ फुलफिल नहीं करी। मतलब अगर आपने मेट्रो ट्रेन का टिकट नहीं खरीदा तो आप मेट्रो में सफ़र नहीं कर पाओगे।
लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा कुछ भी एक्सक्लूडेबल नहीं है। अगर आपने पब्लिक का पार्क को बनवाने के लिए चंदा नहीं दिया था, आपने कुछ पैसे नहीं दिए थे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें आ नहीं सकते। बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं जो कि टैक्सेस नहीं भरते, लेकिन क्या वो पार्क में नहीं घूम सकते? ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, दे कैन ऑल्सो रोम हियर एंड देयर इन द पार्क। थर्ड इज द मार्केट फॉर प्राइवेट गुड्स इज द मार्केट फॉर प्राइवेट गुड एग्जिस्ट। ओके, प्राइवेट गुड्स की मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक गुड्स की कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। Property rights of private goods are well determined. If I own a house, I have an exclusive property rights. Property rights are not determined. किसी का भी कोई अधिकार किसी हाईवे पे, किसी पब्लिक पार्क पर नहीं है, वो कोई भी एक आदमी ओन नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड फंक्शन अब हम जो सरकार का पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक तो एलोकेशन फंक्शन हो गया, कहाँ कहाँ पर स्पेंडिंग हो सकती है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पर सरकार का क्या रोल है? द गवर्नमेंट थ्रू इट्स टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, टैक्स जो वो कलेक्ट करती है हमसे, एक्सपेंडिचर वो जो खर्च करती है, इन पॉलिसी से हमारे लिए क्या करती है? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है सोसाइटी में। ओके, द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट हमको टीपी देता है, फ्रॉम वन सिटीजन टू अनदर थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी। टीपी क्या है? मतलब अब आप देखिए, एक देश में हर तरह का प्राणी रहता है, एक छोटे बेबी से लेकर एक बुज़ुर्ग आदमी तक। छोटे बेबी जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, बुज़ुर्ग आदमी जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो करें क्या? एग्जाम्पल से समझते हैं। ओल्ड एज पेंशन्स, जो बुज़ुर्गों को पेंशन दी जाती है, वो क्या है? वो सरकार का ट्रांसफ़र पेमेंट है। ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही, बस आप एक तरफ से ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हो। अब जो बुज़ुर्ग है 60 साल के ऊपर है, वो कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं बना रहे, लेकिन आप उन्हें हर महीने फिर भी 10,000 रुपये हर महीने दे रहे हो, उनको फ्री का दे रहे हो एक तरह से। तो फ्री की चीज़ें अगर उन्हें मिल रही हैं तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव करती है, जो सरकार है गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, उन सब में पैसे लगते हैं। और वो पैसे कौन से हैं, कहाँ से आते हैं सरकार के पास? वो पैसे होते हैं टैक्सेशन के, जो हम उसको टैक्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिल रही हैं उसे, तो वो हमारे लिए खर्चा करती है, गरीबों को पेंशन वगैरह देती है, एंड सपोर्ट्स दोज इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, उन लोगों को सपोर्ट करना जिनका कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। द फंड्स फॉर रनिंग दीज प्रोग्राम्स कम्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगेन हम बात करें कि अगर हम बोल रहे हैं कि सरकार पैसे दे रही है, पेंशन दे रही है, तो सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए, टैक्स 4 तरह के होते हैं: प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। प्रोग्रेस, अगर हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10% टैक्स, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 20% टैक्स, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 30% टैक्स। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा टैक्स जो है वो बढ़ रहा है। रिग्रेसिव टैक्स बोलता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स आपका कम होगा। ओके, डिग्रेसिव टैक्स बोलता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, लेकिन बाद में सीधा हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा। प्रपोर्शन बोलता है एक प्रपोर्शनेट अमाउंट के हिसाब से सबसे हम टैक्स लेंगे, दिस इज़ प्रोपोर्शनल। इंडिया में कौन सा टैक्सेशन फॉलो होता है? इंडिया में टैक्सेशन फॉलो होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहाँ पर आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। दोज विथ हायर इनकम पे हायर टैक्सेस। ओके, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात भी है। द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू रॉब द रिच, ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो अमीरों की लूट हो रही है, लेकिन अमीरों की लूट नहीं है। क्यों? ये इसलिए है कि वो प्रिवेंट कर रहे हैं, डिस्करेज पीपल फ्रॉम अर्निंग मोर बट टू मेक जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन विच विल बी इक्विटेबल टू ऑल। अब आप सोचिए, एक सड़क पर एक एसयूवी या सेडान ज़्यादा स्पेस लेता है, वहीं ऑन दी अदर हैंड एक साइकिल बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हो, ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन जो है गवर्नमेंट का वो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या होता है? द इकोनॉमी टेंड्स टू अंडरगो पीरियड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। सरकार हमेशा सब कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं रख सकती। आपके देश में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, सरकार मंदी हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बेकार हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है। इतनी सारी अनस्टेबिलिटी को कैसे टैकल किया जाए? तो ये वाला जो फंक्शन है, जब वो आपकी इंस्टेबिलिटीज़ को जब वो टैकल करती है, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन।
द पीरियड्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, जब आपके देश में फ्लक्चुएशंस हो रहे हो, दाम का ऊपर नीचे बढ़ना घटना हो रहा हो लगातार, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे ज़रूरी है, पब्लिक स्पेंडिंग करे ज़रूरी है, रिसेशन आ रहा है तो उसको रोकने के लिए एसेंशियल स्टेप्स उठाए ज़रूरी चीज़ें हैं। जब सरकार ये सब स्टेप्स उठाती है और उसके इस एक्टिव रोल को प्ले करने से वो प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, तो हम उसके इस स्टेप को कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ओके, वो आपकी कंट्री को स्टेबलाइज कर रही है। ईयर ऑफ 2008 एंड 2009 विटनेस्ड, 2008 में देखा विटनेस किया गया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। द GFC लेड टू अ डिक्लाइन इन GDP। इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से GDP में डिक्लाइन देखा गया, ग्रोथ रेट में और एम्प्लॉयमेंट में भी। टू हेल्प रिकवर इकॉनमी, इस ग्लोबल दिक्कत से रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया था फॉर इंडस्ट्री। फिस्कल स्टिमुलस जो आपने सुना नहीं, जब कोरोना टाइम में द प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस कि 20 लाख हज़ार करोड़, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। तो वही ये पैकेजेस वगैरह देना, इसको इतने लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं, तो दिस इज़ नोन एज फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो देश के, अभी ये भी जो मोदी जी ने जो दिया था 2020 में, आई थिंक पैकेज अनाउंस किया था 20,000 करोड़ का, आई थिंक, तो वो पैकेज भी कोरोना की मार खाए हुए लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ जो बंद हो गई थी उन सब के लिए की भलाई के लिए दिया था। तो कभी अगर आपके देश में भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हेल्प करने के लिए, इससे रिकवर करने के लिए इकॉनमी को सरकार बहुत सारे स्टेप्स उठाती है, तो उन्हीं पैकेजेस को हम फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा सरकार के ये 3 अहम फंक्शन। पहला फंक्शन आपने जो पढ़ा वो है आपका एलोकेशन फंक्शन, कहाँ कहाँ पर पैसे लगा रही है। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तीसरा है आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन। आई होप सब समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ 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 यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।